हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। 500 एमसीक्यू सीरीज़ जो हमने चलाई है, आज उसका पार्ट 5 है। इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है तो आप चेक कर सकते हैं। जो भी एग्ज़ाम में जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं सोशियोलॉजी के, पीजीटी का एग्ज़ाम हो गया, यूजीसी नेट का सेट का एग्ज़ाम हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का, उन सब के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगर आप यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की प्रेपरेशन कर रही हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपडेट पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सारे प्रकार के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। क्वेश्चन है, किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद के भूमिका नहीं होती। यह कथन किसका है? देयर इज़ नो पोजीशन विदाउट अ रोल एंड नो रोल विदाउट अ पोजीशन। हु मेड दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट किसकी है? आर के मर्टन की, एस.एफ. नाडेल की, रॉबर्ट पार्क की या राल्फ लिंटन की? आप भी क्वेश्चन का आंसर टाइप कर सकते हैं ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। इसका आंसर है राल्फ लिंटन, डी। राल्फ लिंटन, इन्होंने इस अवधारणा को स्टेटस और रोल की अवधारणा को दिया है। राल्फ लिंटन ने स्टेटस और रोल की अवधारणा को स्पष्ट किया है। उन्होंने समाज में किसी व्यक्ति की स्थिति या स्थान जो होता है वो व्यक्ति का क्या है? स्टेटस। तो ये दो तरह का होता है, एस्क्राइब्ड होता है और अचीव्ड। एस्क्राइब्ड होता है प्रदत्त, जो कि हमें जब हमें जो हमें बाय बर्थ जन्मजात से ही वो स्टेटस मिल जाता है। जैसे कोई ये व्यक्ति है, ये किसी का बेटा है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, तो ये जो स्टेटस उसको मिला है इसके हिसाब से उसकी भूमिका भी होती है। ये जो स्टेटस उसको मिला है ये क्या है? एस्क्राइब्ड, प्रदत्त कहते हैं इसको। अर्जित वो स्टेटस है जो कि उसने खुद कमाया है, एजुकेशन लेके जो उसने अपनी लाइफ में अचीव किया है, ये है अर्जित स्टेटस। उस हिसाब से जो उसका स्टेटस है उसके अनुसार उसकी भूमिका होती है। अगर कोई टीचर है तो वो उसकी टीचर की जो भूमिका है, डॉक्टर है तो डॉक्टर की जो उसकी भूमिका है। तो जो रोल है वो किसी पद से संबंधित अपेक्षित व्यवहार होता है। जो उसका स्टेटस है, जैसे मान लो वो डॉक्टर है, उस डॉक्टर का जो स्टेटस है उसके हिसाब से उसकी अपेक्षित व्यवहार, मतलब वैसा ही वो व्यवहार करे, उम्मीद की जाती है। लिंटन का मानना है कि जो कोई भी भूमिका के बिना कोई पद नहीं होता और बिना पद के कोई भूमिका नहीं होती। आर के मर्टन ने रोल कन्फ्लिक्ट और रोल सेट की अवधारणा दी है। एस.एफ. नाडेल ने सामाजिक संरचना पे कार्य किया है। रॉबर्ट पार्क ने सामाजिक भूमिकाओं पे कार्य किया है। स्तरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द थ्योरी ऑफ फंक्शनल एनालिसिस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन? आंसर है के डेविस, जे पार्सन्स, सी इमाइल दुर्खिम, डी है मैक्स वेबर। आंसर क्या है इसका? ए, के डेविस। के डेविस जो स्तरीकरण का व्यवहारिक विश्लेषण है वो सिद्धांत किसने दिया है? के डेविस के साथ हैं विल्बर्ट मूरे। इन दोनों ने इसका स्तरीकरण का व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत दिया है और इस सिद्धांत को डेविस मूरे थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहते हैं कि जो समाज में असमानता है, जो स्तरीकरण के कारण असमानता आती है, वो अनिवार्य भी है, आवश्यक है, क्योंकि वो एक फंक्शनल है, एक व्यवहारिक रूप होता है, व्यक्ति को वो कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि व्यक्ति जब कोई जैसे कोई क्लास में बच्चा फर्स्ट आता है तो उसको रिवार्ड दिया जाता है, उसको शाबाशी दी जाती है, तो वो अपने उस कार्य को और ज़्यादा निखारता है, अपनी कुशलतापूर्वक वो कार्य करता है। तो ऐसे ही समाज में ये जो असमानता है एक व्यवहारिक रूप होती है,
ये समाज के लिए अनिवार्य है क्योंकि वो समाज को कुशलतापूर्वक कार्य करने में मदद करती है। इमाइल दुर्खिम ने सोशल सॉलिडारिटी, सामाजिक एकता और डिवीज़न ऑफ लेबर पे कार्य किया है। मैक्स वेबर ने स्तरीकरण पे कार्य किया है। इन्होंने जो स्तरीकरण की बात की है, इनका जो स्तरीकरण है मैक्स वेबर का, वो क्लास, स्टेटस एंड पावर, इसके आधार पे उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण का वर्गीकरण किया, सामाजिक स्तरीकरण की बात की है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रत्येक स्तर पर मामलों में जो केसेस होते हैं को उसी अनुपात से लेना चाहिए जिनमें ये विषम में घटित होते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? केसेस एट ईच लेवल शुड बी टेकन इन द सेम प्रोपोर्शन एज दे ओकर इन द वर्ल्ड। वट इज़ दिस नोन एज? तो जो हम कोई अनुपात में कुछ कोई केस हो, ऐसे मामले में कोई स्तर होता है, कोई ग्रुप होता है, उसमें जब हम लेते हैं, इसमें जितना अनुपात है उस हिसाब से हम उनको लेते हैं, तो विषम में किस नाम से उनको जाना जाता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सरल यादृच्छिक सैम्पलिंग, व्यवस्थित सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्तरीकृत यादृच्छिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, अनुपातिक स्तरीकृत सैम्पलिंग, प्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। आंसर है इसका प्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, डी है इसका आंसर। कि जैसे मान लो कोई ये 40% गाँव की जनसंख्या है और 60% शहरों की जनसंख्या है। इसमें अगर हमने अनुपात लेना है तो इनके बीच में जो गैप है, जितना इनके बीच में अनुपात है, तो जब हम नमूना लेंगे, कोई सैंपल लेंगे, तो उसके बीच में भी उतना ही गैप होना चाहिए। जैसे इसका हमने 40% लेना है, इसका हम 40% लेंगे, तो इसका भी हम 60% लेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, जो प्रोपोर्शन है, वो एक जैसा ही होना चाहिए। अगर हमने इसका ये 40% है तो ये 60% है, हमने नमूना भी वैसे ही लेना है। रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है। जैसे कोई मान ले एक बकेट में बॉल हैं, तो लाल, हरी, पीली सारे रंग की हैं, तो किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। किसी भी रैंडमली किसी भी बॉल को उठाएंगे, निकालेंगे, तो वो कोई भी आ सकती है। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना, सबको समान अवसर मिलना। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है, व्यवस्थित सैम्पलिंग। जैसे हमने किसी को चुन लिया, तो फिर हमने फिक्स इंटरवल कर दिया कि हमने इसके बाद चुनना है। जैसे मान लो ये दो है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो ऐसे करके बीच में हम एक छोड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे हमने फिक्स इंटरवल कर दिया। जैसे कोई गांव की पॉपुलेशन लेनी है, तो एक घर को चुना, उसको एक छोड़ के दूसरे घर को लिया, फिर एक छोड़ के दूसरे घर को लिया, तो फिक्स कर दिया हमने कि हम सिस्टमैटिक तरीके से चल रहे हैं। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, स्तरीकृत, जो कि स्तरीकृत यादृच्छिक सैम्पलिंग। इसमें मान लो जैसे बच्चों का स्कूल के बच्चे हैं, क्लास ली हमने 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, तो ये एक अलग अलग ग्रुप है। इस ग्रुप को भी हम अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में बांट देंगे। इसमें जैसे लड़कियां, गर्ल्स आ जाएंगी, बॉयज़ आ जाएंगे, इसके भी गर्ल्स और बॉयज़ आ जाएंगे। ऐसे अलग अलग समूहों में इनको बांट देंगे। तो इनको और छोटे छोटे समूहों में बांटना, फिर उनका सैंपल लेना, फिर इनमें से सैंपल लिया जाएगा। तो ये है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है, सामाजिक आदर्शों और मूल्यों के टूटने से कौन सी अवधारणा जुड़ी है? विच कंसेप्ट इज एसोसिएटेड विद द ब्रेक डाउन ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज? एनोमी आएगा यहाँ पे। ए एनोमी, बी एलिनेशन, अलगाव, सी मिथ्या चेतना, फॉल्स कॉन्शियसनेस, डी लोहे का पिंजरा, आयरन केस। आंसर है इसका एनोमी। सामाजिक आदर्शों और मूल्यों के टूटने से ये अवधारणा जो जुड़ी हुई है, एनोमी की अवधारणा किसने दी है? इमाइल दुर्खिम ने। ये दुर्खिम ने अवधारणा इसकी दी है कि जब समाज में जो मूल्यों का पतन हो जाता है, जब समाज दिशाहीन हो जाता है, जब व्यक्ति या दिशाहीन हो जाता है, अस्थिरता फैलती है, व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि उसका क्या उद्देश्य है, वो कंफ्यूज होता है कि वो क्या करना चाह रहा है, वो क्या कर रहा है, तब ऐसी
स्थिति बन जाती है कि वो एनोमी की स्थिति बनती है। जैसे उन्होंने दुर्खिम ने सुसाइड का जो उन्होंने अध्ययन किया तो उसमें ये पाया कि अलगाव की स्थिति आई है, अनोमी की स्थिति, व्यक्ति समाज से कट जाता है, अकेला हो जाता है, तब वो एक भ्रम की स्थिति में रहता है, अपने उद्देश्य को लेके भ्रमित हो जाता है कि वो क्या करे, उसको समझ नहीं आता। तो उसमें उन्होंने एनोमी की स्थिति को देखा है। एनोमी के बारे में मैं बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा चुकी हूँ, वो वीडियो देख सकते हैं। एलिनेशन का कंसेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया है, अलगाव की स्थिति, जिसमें व्यक्ति अपने श्रम और उत्पादन और जो समाज है उससे वो अलग थलग महसूस करता है। एलिनेशन का कंसेप्ट मार्क्स ने दिया है। मिथ्या चेतना भी मार्क्स ने दी है। फॉल्स कॉन्शियसनेस, इसमें जो मजदूर हैं वो ये नहीं समझ पाते कि उनका शोषण हो रहा है, वो कुछ एक झूठी ही दुनिया में, झूठी चेतना में होते हैं कि हम यहाँ पे उसका वो विद्रोह नहीं करते कि हमारा शोषण हो रहा है, इस बात को समझते नहीं, लेकिन वो ये समझते हैं कि इसका जो हमें फल है वो हमें स्वर्ग में मिलेगा, वो शोषण जो है वो सहन करते रहते हैं। तो इसी को उन्होंने मिथ्या चेतना कहा है, फॉल्स कॉन्शियसनेस। लोहे का पिंजरा मैक्स वीवर से संबंधित है। मैक्स वीवर कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है उनकी जो रिजिडनेस है, जो रिजिडिटी है, संस्थागत जो कठोरता के जो उनके जो नियम होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, अत्यधिक नौकरशाही के कारण, ये नौकरशाही के कारण व्यक्ति जो है वो उन नियमों में फंसा रहता है जिसमें वो अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको वो अच्छे से नहीं कर पाता। अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्वतंत्रता उसकी जो है वो बाधित होती है, उसको अच्छे से जो वो करना चाह रहा है वो नहीं करता, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा नियम लागू किए जाते हैं। एक कोई इंस्टीट्यूशन में नौकरशाही में इस आयरन केज का जो कंसेप्ट दिया है इन्होंने, अवधारणा को दिया है। नंबर 25 है, ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की ने अपने सिद्धांत में प्राथमिकता किसे दी है? ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की प्रायोरिटाइज्ड विच कंसेप्ट इन हिज थ्योरी? ए सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, बी सांस्कृतिक तत्व, कल्चरल एलिमेंट्स, सी जीव वैज्ञानिक आवश्यकताएं, बायोलॉजिकल नीड्स, डी वर्ग संघर्ष, क्लास कन्फ्लिक्ट। आंसर है इसका सी, बायोलॉजिकल नीड्स। दुर्खिम ने 3 तरह की बायोलॉजिकल नीड्स बताई हैं, 3 भागों में इसको बांटा है कि व्यक्ति को जो संस्कृति है, संस्कृति को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में उन्होंने देखा है कि जो संस्कृति होती है वो व्यक्ति की मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, क्योंकि संस्कृति का हर तत्व किसी न किसी मानवीय आवश्यकताओं को ज़रूर पूरा करता है। इन्होंने ट्रोबियान आइलैंडर का अध्ययन किया, उसमें कुला रिंग सिस्टम के बारे में बताया है कि कैसे वो सांस्कृतिक और सामाजिक जो उनके संबंध हैं वो बनाए रखते हैं। इनके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैलिनोवस्की के बारे में, उसमें ये समझाया, आप देख सकते हैं। बायोलॉजिकल नीड्स जो 3 तरह की होती हैं, जो प्राथमिक, जो पहली है बायोलॉजिकल नीड्स, जिसमें हमें भोजन, पानी, जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं, मूल ज़रूरतें होती हैं, उनको हम पूरा करते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक जो नीड्स होती हैं, जो कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखती हैं, जैसे शिक्षा है, कानून प्रणाली है, ये समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखता है। तीसरी बताई है इंटीग्रेटिव नीड्स, जैसे धर्म है, परंपरा, कलाएं हैं, वो हमें एकजुटता सिखाती हैं। सामाजिक संरचना से संबंधित हैं रैडक्लिफ ब्राउन, जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं। कल्चरल एलिमेंट से संबंधित हैं फ्रांच बोआस और वर्ग संघर्ष से कार्ल मार्क्स। ये है ऐप है, इसका आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं, यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट का अगर सेट का एग्ज़ाम है तो सेम सिलेबस होता है यूजीसी नेट का सोशियोलॉजी का, वही सेट का होता है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। 26 ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना को किस रूप में परिभाषित किया है?
ए आर रैडक्लिफ ब्राउन डिफाइंड सोशल स्ट्रक्चर एज व्हाट? ए सामाजिक नियम सोशल रूल्स, बी संस्थाओं के बीच संबंध रिलेशंस बिटवीन इंस्टीट्यूशंस, सी सांस्कृतिक प्रतीक कल्चरल सिंबल्स, डी आर्थिक गतिविधियां इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। रैडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना को जो परिभाषित किया है, संस्थाओं के बीच जो संबंध हैं, रिलेशंस बिटवीन इंस्टीट्यूशन, आंसर बी है इसका। ये कहते हैं कि संबंधों के प्रतिरूप, इन्होंने पैटर्न ऑफ रिलेशन की बात की है रैडक्लिफ ब्राउन ने, पैटर्न ऑफ रिलेशंस, पैटर्न ऑफ रिलेशन के रूप में इसको परिभाषित करते हैं कि ये व्यक्तियों का जो समाज है वो व्यक्तियों का नहीं बल्कि संस्थाओं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं उसके आपसी संबंधों का नेटवर्क होता है। कि जैसे कि किसी समाज में, कोई भी समाज है, ये समाज है उसमें परिवार है, शिक्षा है, धर्म है, राजनीति है, तो ये जो संस्थाएं, इसको कहा है इन्होंने संस्थाएं, जैसे जो परिवार, धर्म, शिक्षा, ये सभी संस्थाएं, इनका ये आपस में कैसे कनेक्ट है, इनके साथ क्या संबंध है, इनका जो नेटवर्क है उसकी ये आपस में मिलकर क्या संरचना बनाते हैं, ये उसके बारे में कहते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। कि जैसे कोई परिवार है तो वो बच्चों का क्या करता है, ये ऐसे मान लो ये परिवार है, ये जो संस्था है ये परिवार है, तो ये समाजीकरण, इसमें क्या आता है, ये बच्चों का समाजीकरण करता है। समाजीकरण होता है सिखाना, तो ये बच्चों को सिखाता है, जो उसके परिवार के जो नियम हैं वो उनको सिखाता है। शिक्षा क्या करती है, ये जो संस्था ये क्या करती है, बच्चे को ज्ञान देती है। राजनीति क्या करती है, अधिकारों की रक्षा करती है। धर्म उनको एकजुटता की भावना को सिखाता है। तो ये जो संरचना, इन संस्थाओं के बीच में जो संरचना है वही क्या है, संस्थाओं के बीच में जो संरचना है वही क्या है, एक सामाजिक संरचना है। सोशल रूल्स क्या हैं जो कि समाज को नियंत्रित करते हैं? सांस्कृतिक प्रतीक कल्चरल सिंबल्स, इनसे संबंधित हैं क्लिफोर्ड गिब्स। कल्चरल सिंबल से संबंधित इनका ये जो कंसेप्ट है ये क्लिफोर्ड गिब्स से संबंधित हैं। क्लिफोर्ड गिब्स और इन्होंने सांस्कृतिक प्रतीक जैसे भाषा, कला, परंपरा, उसके बारे में बात की है। आर्थिक गतिविधियां, ये मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, रॉबर्ट के मर्टन ने प्रकट और अप्रकट कार्य की अवधारणा जो है वो किसके लिए विकसित की है? फॉर व्हाट पर्पस डिड रॉबर्ट के मर्टन डेवलप द कंसेप्ट ऑफ मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस? ये जो मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस है, ये जो अवधारणा है आर के मर्टन ने दी है, वो किसके लिए विकसित की है, क्या बताना चाहते हैं? ए सामाजिक संरचना के विश्लेषण के लिए, बी सांस्कृतिक विविधता के अध्ययन के लिए, स्टडी ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए, सी व्यक्तिगत संबंधों के अध्ययन, स्टडी ऑफ पर्सनल रिलेशंस के लिए, डी समाज राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए। तो इसका आंसर है ए सामाजिक संरचना का विश्लेषण करने के लिए उन्होंने प्रकट और अप्रकट कार्य की अवधारणा दी है। प्रकट और प्रकट की जो कार्य हैं, ये प्रकट कार्य होता है जब कोई निश्चित उद्देश्य होता है, जिस कार्य को हम करना चाह रहे हैं तो उसका कोई उद्देश्य होता है, स्पष्ट उद्देश्य होता है। अप्रकट, ये अप्रत्यक्ष उसका प्रभाव होता है, जानबूझ के नहीं किया जाता लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो आ जाता है। जैसे मान लो शिक्षा प्रणाली है, कोई शिक्षा प्रणाली है, उसमें जो प्रकट कार्य है कि ज्ञान प्रदान करना शिक्षा प्रणाली का, तो अप्रकट उसका जो कार्य निकल के, प्रभाव निकल के आएगा वो कि बच्चों के बीच में दोस्ती होना, उनका सामाजिक नेटवर्क बनना, ये क्या है, अप्रकट कार्य। और प्रकट है ज्ञान प्रदान करना। सांस्कृतिक विविधता के अध्ययन से संबंधित हैं फ्रांच बोआस, क्लिफोर्ड गिब्स, और राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित हैं मैक्स वेबर, एंटोनियो ग्राम्सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्लॉड लेवी स्ट्रास ने संरचनावाद को किसके अध्ययन के लिए उपयोग किया है? क्लॉड लेवी स्ट्रास यूज स्ट्रक्चरलिज्म फॉर द स्टडी ऑफ व्हाट? किसके अध्ययन के लिए उन्होंने संरचनावाद का उपयोग किया है, स्ट्रक्चरलिज्म का उपयोग किया है? ए आर्थिक संरचना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, बी मानव मस्तिष्क की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन माइंड, सी सामाजिक संघर्ष, सोशल कन्फ्लिक्ट,
डी सांस्कृतिक अंतःक्रिया, कल्चरल इंट्रैक्शन। आंसर है इसका मानव मस्तिष्क की संरचना। ये मानव मस्तिष्क जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन माइंड का, व्यक्ति का जो माइंड है उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए इन्होंने संरचनावाद का उपयोग किया है कि ये जो संरचना होती है वो समाज के मिथ, इन्होंने मिथ का कंसेप्ट दिया है। मिथ, भाषा, लैंग्वेज और जो रिश्ते हैं, किनशिप, रिश्तेदारी, उसमें उन्होंने मानव के जो व्यक्ति की मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क की संरचना का इन्होंने उसको समझने के लिए इन्होंने संरचनावाद का उपयोग किया। इन्होंने बाइनरी ओपोजिशन का कंसेप्ट दिया है। बाइनरी ओपोजिशन जो कि विरोधी प्रतिरूप होता है, जैसे कि अच्छा है तो बुरा है, दिन है तो रात है। तो ये कंसेप्ट जो है वो इन्होंने दिया है इसको समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, हार्मोनेटिक्स का किसका अध्ययन है? व्हाट डज हार्मोनेटिक्स स्टडी? ए सामाजिक संरचना का, सोशल स्ट्रक्चर का, बी पाठ और उसका अर्थ, टेक्स्ट स्टैंडर्ड्स मीनिंग, सी सांख्यिकी डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा, डी औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। आंसर इसका बी है, पाठ और उसका अर्थ, टेक्स्ट स्टैंडर्ड्स मीनिंग। हार्मोनेटिक का मतलब है कि इसका जो पाठ उसका अर्थ निकालते हैं, उसकी व्याख्या से संबंधित है। यह उन तरीकों को समझने का प्रयास करता है जिनसे पाठ जो है वो उसमें प्रतीकों और भाषाओं से सामाजिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है। तो उन तरीकों को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे उस पाठ में जो प्रतीक हैं, भाषा हैं, सामाजिक घटनाएं हैं, उसकी व्याख्या जो है वो की गई है। सोशल स्ट्रक्चर सामाजिक संरचना से संबंधित हैं, रैडक्लिफ ब्राउन और टालकेट पार्सन। और सांख्यिकी डाटा जो कि स्टैटिस्टिकल डाटा है, ये क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव गणनात्मक, जिसमें पॉजिटिविज्म ये उसी का पार्ट है, क्वांटिटेटिव गणनात्मक। और जो हार्मोनेटिक होता है वो क्वालिटेटिव दृष्टिकोण होता है, इसमें अर्थ को निकाला जाता है। ये क्वालिटेटिव होता है और स्टैटिस्टिकल डाटा में ये क्वांटिटेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, कार्ल मैनहीम किस विषय से जुड़े थे? कार्ल मैनहीम इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ए संरचनात्मक कार्यात्मक, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, बी वैचारिक समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, सी सांख्यिकी समाजशास्त्र, स्टैटिकल नॉलेज सोशियोलॉजी, तकनीकी समाजशास्त्र, टेक्नोलॉजिकल सोशियोलॉजी। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे और इसका आंसर जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अपडेट पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की प्रेपरेशन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।